इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। हिंदुस्तान में एक बार फिर सनातन पर सियासत वाया संघ शुरू हो गई है। संघ का आरोप है कि आरएसएस बहाना है, सनातन ही फिर से निशाना है। पूरे मामले की शुरुआत दरअसल कहां से हुई है और कहां तक पहुंची है, आपको समझाएंगे। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे एक चिट्ठी लिखते हैं। प्रियांक सीधे मोहन भागवत को लेटर लिखते हैं, संघ की जानकारी मांगते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछते हैं। और ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस और मोहन भागवत को सीधे सीधे टारगेट पर लिया। जवाब में भागवत साफ साफ कहते हैं कि बहुत सी चीजें रजिस्टर्ड नहीं है, हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। मोहन भागवत के इस जवाब के बाद भागवत विरोध का ये चैप्टर और आगे बढ़ा। सवाल है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या विपक्ष को संघ की मजबूती से डर सता रहा है क्योंकि सियासी नुकसान भरकर होता है? सवाल यह भी है कि क्या मोदी, योगी और भागवत के विरोध में विपक्ष एक बार फिर हिंदू विरोध की पिच पर ही उतर रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बीते कई चुनावी नतीजों का आकलन करने पर यह दिखता है कि संघ की तैयार की गई जमीन का फायदा बीजेपी को सीधे सीधे मिलता है। बीजेपी की बड़ी जीत के पीछे संघ की मेहनत का अहम योगदान रहता है। तो क्या विपक्ष जब बीजेपी से सीधा मुकाबला नहीं कर पा रहा है तो भागवत और भगवा को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनवाते हैं प्रियांक खड़गे ने क्या कहा और फिर मोहन भागवत ने जवाब क्या दिया। ये क्या नाटक है? 100 साल से कोई नहीं पूछा, अभी नहीं पूछ रहे तो और 100 साल ऐसे ही चलेगा क्या? ये इनका लेटर है, ये इनका रिपोर्ट है। कौन सा है? अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा। उनका कहना है कि हम कर्नाटका में 20 लाख लोग जमा करते हैं, 20 लाख लोग जमा करते हैं। और मैं कर्नाटका का गृह मंत्री हूँ। लॉ एंड ऑर्डर इज माई फॉर्टे, राइट? माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं पूछ रहा हूं कि अगर आप 20 लाख लोग जमा कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, किसके नाम पे कर रहे हैं, और ये जमा होने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? वो मेरा कर्तव्य है ना। अभी उनको उत्तर देने दीजिए। इस पर चर्चा करेंगे। There are so many unregistered things going on. And we are not secretive, we are working on open ground. We are calling people and telling them about Sangha. This is politics. And all these gimmicks are being tried. We'll do that. We are used to it. After say 10-15 years of starting of Sangha, we had to face all these things. We are used to it. Hindu Dharma is not registered. Many things are not registered. Government banned us twice. And that ban was released. Once by court order, another by satyagraha. So government knows. They banned RSS, that means they knew RSS is there, RSS is recognized. So all this is politics, nothing serious. They want to, in some way, on one side hamper the Sangha work, on one side create doubts in the minds of people. But that is no more possible because people know us. They say we are secretive. Our Karyakartas live in all localities. People are daily seeing them. Our shakhas are on open grounds. People are daily seeing them. We have public programs. इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला हैं प्रवक्ता बीजेपी से, अवनिजेश अवस्थी हैं राजनीतिक विश्लेषक, और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शहजाद भाई, आपकी पार्टी तो कागज मांगती भी है और कागज दिखाने को कहती भी है। अब अगर आरएसएस से कागज मांगे जा रहे हैं, दिखाने को कहा जा रहा है, तो दिक्कत क्या है? दिखा दीजिए ना। आप लोग तो हिमायती हैं इसके। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जिनके ऊपर मूडा स्कैम, कॉन्ट्रैक्टर स्कैम, लिकर स्कैम, गार्बेज स्कैम का आरोप लगा है, अब ध्यान भटकाने के लिए कर्नाटका के विषयों से किस प्रकार के कुतर्क करते हैं, मैं एक बाय एक बताता हूँ आपको। पहले तो प्रियांक खड़गे जी, मुझे लगता है कि उनको शायद उनके पापा ने सिखाया नहीं कानून क्या है देश का। देश में जो संस्थाएं होती है वो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर होती है या उसको जो है लीगली उसको करते हैं। पहला सेक्शन बोलता है उस एक्ट का कि ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कंपलसरी नहीं होता। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होते, अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, ये कानून की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 2, आरएसएस जो है, आपको पता होगा, जानकर खुशी भी होगी कि सबसे बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट एबीवीपी रजिस्टर्ड, सबसे बड़ा लेबर मूवमेंट बीएमएस रजिस्टर्ड, सबसे बड़ा जो एजुकेशन मूवमेंट विद्या भारती रजिस्टर्ड, सबसे बड़ा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सेवा भारती रजिस्टर्ड, सबसे बड़ा जो उनके जो भी उसके नीचे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं सब रजिस्टर्ड है, क्योंकि वहाँ पर
अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी के सेक के लिए आरएसएस बाय इटसेल्फ इज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, नो रिक्वायरमेंट इन लॉ। पर तीसरी बात मैं तहसीन से पूछना चाहता हूँ, ये प्रियंक खड़गे होम मिनिस्टर कर्नाटका के है ना, तबलीग जमात रजिस्टर्ड है, NO, जमाते इस्लामी जिसके आगे पीछे घूमते हैं लोटा लेके, NO, PFI तो बैन है, उसका सपोर्ट लेते थे। मैं अब पूछना चाहता हूं तहसीन पूनावाला से, आरएसएस से आपने प्रमाण मांगे, एक स्टेटमेंट तहसीन मुझे पूरी डिबेट में खड़गे जी की बता दे, तबलीग जमात से या जमाते इस्लामी जिसका ओपनली ये सपोर्ट लेते हैं, उसका एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। ठीक है शहजाद, आपकी बात दूसरी का बात। जवाब मैं लूंगी। एक सेकंड, एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में आया आपके एक्सप्लेनेशन को सुन के ही, कि अगर कल को आरएसएस का कोई कार्यक्रम होता है, जी, भाई जिम्मेदारी होती है आपको एनओसीज लेने होते हैं सबसे, 100%, है ना, फायर से भी लेना होता है, पुलिस से भी परमिशन लेना, 10 लाख लोग जुटा रहे हैं, आप इतनी बड़ी संस्थान है, 100 साल हो गए हैं, इतना इतिहास है आपका, लोग इतना फॉलो करते हैं आपको, भाई कोई तो परमिशन लेगा ना, कोई तो जिम्मेदारी लेगा, कोई तो जवाबदेही लेगा, करेक्ट है ना। और बेचारे खड़गे जी कह रहे हैं कि कर्तव्य है उनका, होम मिनिस्टर है, भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तो रखना है ना। फिर से उन्होंने अपनी मूर्खता दिखाई ना। उन्होंने क्या बोला कि आप 20 लाख लोगों को कार्यक्रम में ला रहे हैं, मैं होम मिनिस्टर है कर्नाटका का। जब 20 लाख लोग अवनिजेश अवस्थी जैसे लोग लेकर आएंगे ना, तो परमिशन लेकर पूरा प्रॉपर परमिशन के साथ ऑल दी जो रिक्वायरमेंट्स है लॉ की, उसकी पूरी करके ही वहां पे प्रोग्राम करेंगे। पर आरएसएस बाय इटसेल्फ डज नॉट हैव एनी लीगल बाउंडेशन। मैं केवल लॉ की बात कर रहा हूं, क्योंकि लॉ की बात चल रही है। आप मुझे कोई एक प्रावधान तो फिर आरएसएस कार्यक्रम की परमिशन कौन लेता है और कैसे लेते हैं, मुझे समझा दीजिए, थोड़ा सा दर्शकों को भी समझा दीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कल आपको कोई प्रदर्शन करना है, आपको कोई धरना करना है, तो पिनास त्यागी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पर पिनास त्यागी को परमिशन लेनी पड़ेगी। वैसे आरएसएस भी है, आरएसएस को अगर प्रोग्राम करना है कि मुझे एक प्रोग्राम रखना है, प्रोटेस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो आरएसएस या पिनास त्यागी या शहजाद पूनावाला या कांग्रेस, पर आरएसएस तो रजिस्टर्ड ही नहीं है ना। आप भी रजिस्टर्ड नहीं। नहीं तो इंडिविजुअल लूंगी, मतलब मोहन भागवत जी लेते हैं हर बार, या कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ही है। मैं आपको देखो, मैं आपके साथ कानूनी रूप से, मैं लॉ का ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन लॉ है, तभी पूछा मैंने मैं आपको कानून से बता रहा हूँ। सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से गवर्न होती है। ठीक है। सेक्शन 1 डज नॉट, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्टर होने की। मतलब कल पिनास त्यागी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर पिनास त्यागी सोचे कि मैं और मेरे 10 फ्रेंड्स चैरिटेबल वर्क करना चाहते हैं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, यू हैव टू रजिस्टर। पर पिनास त्यागी के 10 फ्रेंड्स को मिलकर प्रोटेस्ट भी करना है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पुलिस की। ठीक है, पिनास त्यागी के नाम पे होगा या पिनास त्यागी संगठन, ठीक है, तहसील पीटीएस के नाम पे होगा, ये बता रहा हूं, ये कानून। पर तहसील से मेरा सवाल स्पेसिफिक है, वो तबलीगी जमात या जमाते इस्लामी से एक बार ये या वो फराज आ गए, दोनों में से एक बता दे कि मांगा हो। ठीक है तहसीन, अब देखो आज छुपा रहे, मुंह छुपाने लग गए। नहीं वो एडजस्ट कर रहे हैं, अच्छा, मैं आपका स्टूडियो में वो जरा एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है तहसीन भाई, लॉ एंड ऑर्डर है, परमिशन मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई संस्थान सही नहीं है, उसके पास कागज पूरे नहीं है, तो भाई कागज तो इन्होंने भी खूब दिखवाए हैं, मंगवाए हैं। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है, परमिशन डिनाई कर दीजिए ना, सीधे सीधे। या फिर संघ से, सनातन से डर है और ये सूट करता है। थैंक यू बिना जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। प्रियंक खड़गे और कांग्रेस से ज्यादा कोई लोकतांत्रिक संस्थान है, इसलिए किसी को परमिशन डिनाई नहीं करना है, इसलिए सबको परमिशन मिले, इसीलिए कागज होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, संघ जो है, बड़े सम्मान से कहता हूँ, मेरे सनातन को संघ रिप्रेजेंट नहीं करता, वो जरूर सनातन का एक हिस्सा होगा। खुद आदरणीय श्री मोहन भागवत जी ने कहा है कि 100 साल पहले संघ शुरू हुआ है, सनातन समय से पहले शुरू हुआ है, समय के बाद भी रहेगा। मोहन भागवत जी और आरएसएस का सनातन का कोई हिस्सा नहीं, वो सनातन के विशाल समुद्र में एक छोटा से बूंद रह गए समुद्र के, वो सनातन नहीं है। तो अपने आप को उससे तुलना करना बंद करें। तीसरी चीज, बड़ी विनम्रता से, इन्होंने तबलीगी जमात, जमाते ये जमाते वो, मेरा तो मानना है सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन इनके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने या किसी भी प्रधानमंत्री ने लाल किले से इनका जिक्र नहीं किया। इनके लिए 100 साल का कोई स्टैंप नहीं निकला, इनको वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता जो बाकी लोगों को मिलता है। आदरणीय मोहन भागवत जी को वही प्रोटोकॉल मिलता है, वही प्रोटोकॉल मिलता है जो आदरणीय गृह मंत्री, आदरणीय रक्षा मंत्री, आदरणीय विपक्ष के नेता और आदरणीय प्रियंका गांधी जी को मिलता है। तो अगर उनको मिलता है, वो तो सारी चुने हुए नेता और देश के प्रतिनिधि है, अगर मोहन भागवत जी को मिलता है आपके और मेरे पैसे से, तो इसका हिसाब होना चाहिए। इनको जमीन और बहुत सारी दूसरी फैसिलिटीज आरएसएस को मिलती है, बंच ऑफ बॉयज, बैंड ऑफ बॉयज जो भी है। इनको एक लास्ट चीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एक लास्ट चीज
प्रीनाज जी, एक पर्सनल बात से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। प्रीनाज जी, आपको याद है कोविड के समय आपने मेरी मदद की थी, मेरे संगठन की। आपने मुझे सिलेंडर्स दिए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कॉन्सेंट्रेटर्स आपने किसी के थ्रू लाए थे। जब वो कॉन्सेंट्रेटर्स आए थे, हमने गरीबों में बांटे थे, उसका पेपर वर्क हुआ था, उसका हमने उसको डिक्लेयर किया था, उसका हमने सारा चीज उसको हमने सरकार के सामने रखा था। पीनाज जी, जब ये हमें एज इंडिविजुअल्स करना है, मैं मानता हूं इनमें कोई गलत काम नहीं है, तो फिर ये चीज अगर पारदर्शिता में करे, ट्रांसपेरेंसी में करे, मैं शहजाद की सारी लीगल आर्ग्यूमेंट्स मानता हूं, लेकिन जो ठीक है। फैसिलिटीज मिलती है, आप ट्रांसपेरेंट क्यों हाँ, नहीं होते? मैं बस ये जवाब सवाल लूंगी। पूछे। हाँ, लेकिन तहसीन Specific answer। एक सवाल तहसीन से भी मेरा है। तहसीन, ठीक है भाई, आप लोगों को लेकिन ये भी समझिए ना, प्रियंक खड़गे को, राहुल गांधी जी को आरएसएस से इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है, क्यों इतना नागवार गुजरता है भाई? अगर आप या तो एक स्टैंड ले लीजिए ना कि अगर आपको लगता है कि वो उनके पास कागज नहीं है, तमाम नहीं है, अगर आपके स्टेट में जहां पर आपका रूल है वहां पर वो आ रहे हैं, डिनाई कीजिए, कार्रवाई कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए कैसा है कि अगर ये लोग, क्योंकि ये लोग मूल लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, तो किसी को बैन करना, किसी को परमिशन नहीं देना, 2 बार बैन किसी को करा deny जा करना, चुका ये है। गलत है। और अभी तो वो अशोक गहलोत जी याद भी दिला रहे थे वो कि अगर इंदिरा गांधी वो होती सरदार तो फिर पटेल ने बीजेपी को किया बैन था। कर देती। अब आप ये लोकतंत्र के हवाला जी, तो जी। नहीं दे पाएंगे जरा। जी, वो सरदार पटेल ने किया था। सरदार पटेल ने इसलिए किया था क्योंकि गांधी जी के शहादत के वक्त जब इन्होंने मिठाई बांटी थी, जो स्पीचेस गुरु गोलवलकर साहब ने दिए थे उनके शहादत के कुछ दिन पहले, उसको लेकर जो तनाव हुआ, उसको लेकर उसके और बाद अशोक बैन गहलोत किया जी गया। का बयान आपने सुना होगा, अभी जरा वो भी बता दीजिए। आप कह रहे हैं जी, लोकतंत्र है, अशोक इमरजेंसी गहलोत जी किसने ने- लगाई थी, लोकतंत्र है। जी 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 अशोक गहलोत जी ने इस कॉन्टेक्स्ट में दिया था कि भाजपा जो है, क्योंकि उन्होंने आरएसएस के नहीं भाजपा के बारे में पढ़ा, और ये बात मैं हमेशा कहता हूं, लोकतंत्र में तो भाजपा भी आती है ना भाई, ऐसे थोड़ी है कि बिल्कुल, लोकतंत्र आरएसएस के बहुत टाइम में सारे जिंदा झूठ रहता है फैलाए, फिर बंद हो भाजपा जाएगा। जो है, हाँ। भाजपा जो है बहुत सारे सब झूठ कुछ- फैलाए गए। ठीक है, ठीक एक है। सेकंड, मैं अच्छा, एक-एक सुन करके- लीजिए ना, एक- एक दस एक- सेकंड एक- मिनट के नहीं, जवाब ले लें, सबसे फिर आप पहले तो बोलिएगा। नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो राहुल गांधी ने कोर्ट में माफी मांगी है कि मैंने जो बोला आरएसएस ने गांधी जी को मारा, ये गलत था। ये राहुल गांधी ने माफी मांगी। दूसरी बात, इन्होंने अभी आपका एग्जांपल दिया कि आपने इनको कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर दिए और इन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया और उन्होंने सब कागज दिखाए। साहब, आरएसएस की सेवा भारती 35,000 प्रकल्प चलाती है, सेवा भारती रजिस्टर्ड है। आरएसएस जो कार्य करती है वो अपने संगठनों से करती है, उसमें सेवा भारती रजिस्टर्ड है। मैंने आपको बताया, पर आपको सिलेक्टिवली, और ये डेमोक्रेटिक, ये तहसीन पूनावाला सीधे मुंह से बोल रहे हैं। बजरंग दल को बैन करेंगे 2023 कर्नाटका मैनिफेस्टो में था, क्यों नहीं कर दिया बजरंग दल को बैन? और 2004 से उसके 14 साथ क्यों नहीं क्या किया? सुन लीजिए, क्यों नहीं किया आरएसएस को बैन? और मैं पूछना चाहता हूं, महात्मा गांधी गलत थे आरएसएस की प्रशंसा की? आंबेडकर जी गलत थे? जेपी गलत थे या प्रणब मुखर्जी गलत थे? आप बताइए कौन गलत था? प्रणब मुखर्जी तो आरएसएस के हेडक्वार्टर गए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला है 24 में कि जो आपने बैन लगाया था गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे, आरएसएस इवेंट पे मत जाओ, वो गलत था। और आरएसएस जैसी सेल्फलेस ऑर्गेनाइजेशन कहीं नहीं है पूरे देश और दुनिया में, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला। मैं जवाब दे दूं? ठीक है, मैं जवाब दे दूं? जी, छोटा जवाब, संक्षेप क्योंकि में मैं तो। बाकी सबको, आप दोनों के अलावा भी बहुत हमारे साथ संक्षेप चर्चा में में। मेहमान है, उनको भी शामिल करना चाहूंगी। देखिए, शहजाद जो भी लीगल आर्ग्यूमेंट दे रहे वो एक तरफ, अगर आरएसएस वाकई वो संगठन है जिसको 100 साल पूरे हुए, उनके बारे में स्टैंप आता है, उनका जिक्र होता है, तो ट्रांसपेरेंसी में सब कुछ उनका पब्लिक के सामने क्यों नहीं रखते एक वेबसाइट पे? जो संगठन में, अलग अलग संगठन में जो अकाउंट्स आते हैं, ये आते हैं, वो कौन देखेगा? आप एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आरएसएस के हेड के नीचे के, ये आपका संघ परिवार है, इनके मुखिया आदरणीय मोहन भागवत जी, ये पैसा आता है, ये अलग अलग संगठन में आता है, ये हम काम करते हैं, ये खर्च होता है। आप एक ट्रांसपेरेंसी एजी ऑडिट करवा भाई दीजिए। वो किसी जो से आपको फंड और सरकारी सब्सिडी नहीं जमीन लेते, मिलती है, कुछ नहीं लेते, वो सरकारी- कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं, जनता सरकारी के जमीन पैसे से हैं, हमें एक नहीं मिनट, चाहिए। सरकारी जमीन पे बनी है उनके ऑफिस। ठीक है, ठीक है, Subsidized जवाब लूंगी rate पे बनी तहसीन, है। जवाब लूंगी तहसीन Subsidized में, rate लेकिन पे जरा subsidized जरा rate बाकी पे सबको भी सरकारी एक एक जमीन करके दी मैं गई इस है चर्चा में उनको। शामिल कर लूं। ठीक है, आरएसएस जिस तरह से ग्रोथ कर रही है, फराज किदवई जी, जिस तरह से जब भी बीजेपी किसी स्टेट को विन करती है, उसकी जमीन, उसकी नींव जो है, उसकी पृष्ठभूमि आरएसएस तैयार करती है। दक्षिण के राज्यों में बीजेपी की जो ग्रोथ है उसमें आरएसएस की भूमिका से डिनाई नहीं किया जा सकता। और आरएसएस खुद जिस तरह से बढ़ रही है, लगभग अभी एक डेटा आपके सामने चल रहा था, तो किस तरह से रैपिडली उसका खुद की शाखाएं, खुद के लोगों की जो ग्रोथ हो रही है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को, विपक्ष को डराती है कि सनातन का मुद्दा पूरा हाईजैक हो जाएगा। 20 से तो काम नहीं होने वाला ना, सत्ता की कुर्सी पर सिर्फ 20% पर कंसोलिडेट होकर चलेंगे। पीडीए को भी तो साथ लेना है ना आप लोगों को। नहीं, बिल्कुल फिनाज जी, आप सही बोल रही हैं। और आरएसएस की जो रेलेवेंस है उसको तो भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती। अब आप कहेंगे कि ये मैंने अजीब सा कुछ बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती। आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला दूं कि प्रमोद महाजन जी ने एक बार ये कहा था
कि हमको आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत के बारे में जो मीडिया बात करती है, आप पढ़िएगा, मैं आपको बताऊंगा, किताब का नाम एजी नूरानी जी ने लिखी थी आरएसएस के ऊपर, उसके पेज नंबर 288 पर ये लिखा हुआ है, जिसमें कि प्रमोद महाजन जी बोलते हैं कि ये गलतफहमी है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में संघ पर निर्भर करती है और मीडिया ने इस गलतफहमी को बढ़ावा दिया है। भारतीय जनता पार्टी 100% अपने ऊपर निर्भर करती है। दूसरी बात, अभी आपको याद होगा जेपी नड्डा जी ने कहा था कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, और ऐसे ही बयान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1977 में दिया था। खैर, सनातनी कौन है मैं आपको बताता हूं अभी। पिनाज जी की सनातनी कौन है। आज बड़ा मंगल है, और इस बड़े मंगल में जो सनातन के जो झंडा बरदार हैं शहजाद पूनावाला जी, उनको इतना भी नहीं पता है कि बड़े मंगल के दिन हनुमान जी के नाम के साथ ये शुरू कर देते। तो आज समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हनुमान जी का नाम लेकर के आपकी डिबेट शुरू कर रहा है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तीनों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत आप सुनिए, देखिए पवन सुत नामा। देखिए, आज बड़े मंगल को उत्तर प्रदेश में खासकर बड़े उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन ये सनातनी जो हिंदुत्व के जो झंडा बरदार है ना, इनको सनातन जो है वो सिर्फ वोट बैंक के लिए चाहिए होता है। मैं बार बार कहता हूं, मैं आपके चैनल पर भी फिर से बोल रहा हूं, पता नहीं आपसे मैंने कभी कहा कि नहीं, कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो सनातन के बारे में, जो राम राज के बारे में जो लिखा है, वो तो कहते हैं ना कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, भैरू न कर काहू संग कोई राम प्रताप कुसुमका को। अब इसका मतलब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को नहीं पता होगा। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज के बारे में लिखा, हिंदुत्व के बारे में लिखा, आज मैं साबित कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उसके विपरीत काम करेगी। दूसरी बात, अभी हमारे भाई ने बाबा साहब की बात की। फराज साहब, मुझे लगता है आपने जावेद अली साहब की बात को बहुत दिल पे ले लिया है, जिस तरह से आप ले लिया है। हाँ, दिल पे ले लिया है, तो पूरी मेहनत कर रहे हैं आप उस संदर्भ में। एक मुस्लिम को 4 हिंदू वोट जुटाने हैं, देखिए तभी बात बनेगी। जावेद अली हाँ। नहीं तो क्या उसमें कोई बुराई? हमारे 10 में 9 दोस्त हिंदू हैं। मैं छोटा मोटा जो कारोबारी हूं, मेरे 2 पार्टनर्स हिंदू हैं, और मैं जब कहीं ट्रेवल करता हूं तो हमारे बेस्ट फ्रेंड प्रदीप कुमार हमारी फैमिली को देखते हैं, यही इंडिया है, यही हिंदुस्तान। अब मैं शहजाद भाई ने बाबा साहब की बात की आरएसएस को लेकर, मैं एक बात बोलता हूं, शहजाद भाई, बाबा साहब की ऑर्गेनाइजेशन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1991 के अगर आप मैनिफेस्टो को पढ़िएगा तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, मैं कहिएगा तो आपको भेज दूंगा, कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे रिएक्शनरी फोर्सेस से मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, कभी भी उनसे अलायंस नहीं कर सकता। सरदार पटेल की आपने बात की, सरदार पटेल जी ने 18 जुलाई 1948 को इतिहास के पन्नों को खंगाल के वर्तमान में आ जाते हैं। आरएसएस 100 साल अपने पूरे कर रहा है ना, 85% की उसने ग्रोथ रजिस्टर की, उसकी शाखाएं लगातार बढ़ रही हैं, लोग लगातार बढ़ रहे हैं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है भाई, किसी इंडिविजुअल की अपनी एक पॉइंट पर क्या ओपिनियन थी उसको अलहदा कीजिए। 100 साल में आप भी राजनीतिक तौर पर काफी परिपक्व हैं, आप भी बखूबी जानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी की क्या संबंध है, और कहां आरएसएस कैसे पृष्ठभूमि तैयार करता है। क्या प्रियंक खड़गे, राहुल गांधी को टेंशन ये है कि उत्तर भारत में तो ऑलरेडी एक माहौल बना हुआ है, दक्षिण भारत में आरएसएस का काम कहीं उनका खेल ना बिगाड़ दे, जिस तरह से बीजेपी अपनी पैठ बना रही है। उत्तर भारत में क्या माहौल बना हुआ है? उत्तर भारत में तो माहौल भारतीय जनता पार्टी सरकारों को चलिए छोड़िए, आप मैं कह रही हूँ आप स्टेट वाइज देख लीजिए ना सर, 22 स्टेट जो हैं उसमें बीजेपी और एनडीए की सरकार है। फैक्ट्स पे बात करते हैं, माहौल भी छोड़ देते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं। मैं देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश से शुरू करें पिनाज जी। मैंने क्या कहा? मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश का? सुनिए तो बात, नाम तो बता दीजिए मुझे, वहीं से शुरू करने की सरकार किसकी ये बता दीजिएगा। मैं सब बता रहा हूं, अगर हाँ, आप तो मैं वही कह रही हूँ ना कि मैं वही पूछना चाह रही हूँ सर कि आरएसएस के नाम से ये बार बार आरएसएस को लाना, राहुल गांधी का बार बार हिंदुत्व आरएसएस को टारगेट करना, उन्हीं के पद चिन्हों पर प्रियंक खड़गे का फॉलो करना। अब जाहिर सी बात है राहुल गांधी को फॉलो नहीं करेंगे, किसको करेंगे? पार्टी के भीतर भी अपनी जगह मजबूत करने के लिए राहुल गांधी को खुश रखना जरूरी है। वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये गलत लाइन है कांग्रेस की? क्या गलत अप्रोच है? क्योंकि जब आप लोग कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं को साथ जोड़ना है, पीडीए को साथ लेके आना है, तो आरएसएस को लेकर इतनी इस तरह की बयानबाजी, इस तरह से नेगेटिविटी क्यों? और बार बार, एक बार नहीं। बस अब आप पॉइंट पे आ गए, हाँ। देखिए पिनाज जी, अपने दिमाग से माफ करिएगा ये बात निकाल दी। तहसीन पूनावाला ने एक बहुत अच्छी बात कही, आपकी डिबेट का वो क्रक्स था कि मैंने लिख लिया था, तहसीन भाई ने जो कहा कि सनातन को संघ रिप्रेजेंट नहीं करता है, एंड ही करेक्टली पॉइंटेड आउट
ही करेक्टली पॉइंटेड आउट। मैं बताता हूं कि क्यों। इस देश में जो सबसे बड़े सनातनी थे वो मोहनदास करमचंद गांधी थे। उन्होंने कहा था कि फॉर माई सेल्फ आई रिगार्ड माई स्टडी एंड रेवरेंस फॉर द बाइबल, द कुरान एंड द अदर स्क्रिप्चर्स टू बी होली कंसिस्टेंट विद माई क्लेम टू बी अ स्ट्रॉन्ग सनातनी हिंदू। और उन्हीं सनातनी हिंदू को हिंदू महासभा के लीडर ने एक नहीं 3 गोली मारी, एक सीने पर मारी, एक पेट पे मारी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनके जो आइडियोलॉग्स थे उन्होंने सिर्फ ना गांधी को मारा, गांधी के पुतले को मारा। अभिजीत बंदोपाध्याय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी ये बोलते हैं कि मुझे टाइम दीजिए, कि मुझे चुनना पड़ेगा कि गांधी जी और नाथूराम गोडसे के बीच सर ठीक है, आरएसएस सनातन को रिप्रेजेंट नहीं करती, आरएसएस में तमाम खामियां हैं, तो फिर बार बार आरएसएस का जिक्र करके आरएसएस को तवज्जो देके क्यों मुद्दे में लाना? किसको खुश करने की कोशिश है? कि आरएसएस को टारगेट पे लीजिए, कौन सा वर्ग खुश होगा? मान लिया आपकी बात, नहीं सुनिए तो, मान ली ना बात, इतिहास में नहीं वर्तमान में आ जाइए, पूछ रही हूँ ना सर, कौन मैं खुश होगा? वर्तमान में कौन खुश होगा? ये याद दिलाना जरूरी है इस देश की जनता को कि इतिहास में गांधी जी को हिंदू महासभा के नेता ने मारा और गांधी जी के पुतले को गोली मारी भारतीय जनता पार्टी की सांसद ने। ये इस देश को याद दिलाना जरूरी है। आरएसएस को टारगेट करके आप किसको खुश करें? आप ये भी तो बता दीजिए। इस देश की आपकी टारगेट हिंदू है, आपके टारगेट मुस्लिम है? देखिए हमारे जो टारगेट है वो कोई नहीं। अच्छा। हमारा प्रेम इस देश की जनता से, इस देश के हिंदुओं से भी है, इस देश के मुसलमानों से भी है, इस देश के सिखों से भी है, इस देश के देखिए, और मैंने पूरी बात सुनी फराज भाई की, तो मुझे उम्मीद है कि वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पूरी बात सुनेंगे। पहले तो जो रोम रोम करते थे वो राम राम करने लगे, मठाधीश को माफिया बोलने वाले लोग, जो अफजाल अंसारी महाकुंभ का मजाक उड़ाते थे, जो जावेद अली हिंदुओं को पॉइजनस बताते थे, जो भाटी जी इनके प्रवक्ता, साथी प्रवक्ता, जो हिंदुओं को गाली देते, वो जब सनातन और हिंदू की बात करें तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? मोदी योगी है तो मुमकिन है, पहली बात। दूसरी बात, आंबेडकर जी की बात कौन कर रहा है, जिनके नेता का ऑफिशियल बयान है कि आंबेडकर जी भूमाफिया है, जहां उंगली लगाकर उनकी प्रतिमा खड़ी कर देते हैं वहां पर वो लैंड कब्जा देते हैं, ये आजम खान का बयान है। और तीसरी बात, फराज भाई थोड़ा पेशेंस प्लीज, थोड़ा पेशेंस। अब फराज भाई ने बोला बड़ा मंगल है, पिनाज जी आपका भी मैं ध्यान चाहूंगा, और फराज भाई ने हनुमान चालीसा की पहली 2 चौपाई उन्होंने सुनाई। मैं चाहता हूं, पर उनको पता पर पूरा ज्ञान नहीं है, हनुमान चालीसा दोहे से शुरू होती है, फराज जी दोहा सुना दीजिए पहले का। नहीं मुझे नहीं आता, मुझे 4 ही आती। इसीलिए मैं पिनाज जी प्लीज, ठीक है पिनाज जी प्लीज, पिनाज जी फड़फड़ाना नहीं है, ठीक है, पिनाज जी फड़फड़ाना नहीं जवाब है, दे दिया उन्होंने, ईमानदारी से स्वीकार कर दिया। देखिए ये 4 लाइनें याद की थी उन्होंने। हाँ, तो यही है, ये दिखावे की राजनीति है। पहले तो मैं आपको प्लीज फराज जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, और मैंने आपसे ये वादा लिया था कि आप फड़फड़ाएंगे नहीं। ऐसा है, हनुमान चालीसा दोहे सहित मैं पूरी सुना सकता हूं, पर मेरी मान्यता यह है कि हनुमान चालीसा दिखावे का नहीं, महसूस करने का विषय है, और टीवी पर आधे हनुमान चालीसा के साथ आप नहीं कर सकते, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं फराज भाई, आपको होशियारी ठोकनी है तो कोई आप आधा कलमा पढ़ के दिखाइए। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने आप को सनातनी मानते हो ना, जावेद अली के बयान का खंडन कीजिए, अखिलेश माफिया को मठाधीश बोलते हैं, खंडन कीजिए। और अगर नहीं पता हो तो हनुमान चालीसा का जो मूल है, उसमें जो अर्थ है ना, उसको समझिए। बिना समझने के सिर्फ रटकर आए 4 लाइन वही बोलते रहते हैं। नहीं मुझे अर्थ भी पता। अच्छा चलिए छोड़िए ना सर, आप टेस्ट छोड़ दीजिए। वो है क्या, आपको दोहा नहीं पता और फिर आप मुझे टेस्ट दे रहे हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, बाकी लोगों को भी जरा चर्चा में शामिल कर लेती हूँ। ठीक है सर, हनुमान चालीसा का पाठ आप अपने घर में जाकर अखिलेश जी को करवाइए, पूरी आस्था के साथ करिए। नहीं, आजकल वो भंडारा भी करते हैं बड़े मंगल के दिन, और वो बहुत आस्थावान है। और 1 मिनट, ठीक है फराज किदवई जी, रुकिए जरा। मलूक नागर साहब, भाई ठीक है, दिक्कत क्या है? अगर इनकी राजनीति, अगर इनका वोट बैंक सधता है आरएसएस को टारगेट पे लाके, तो ठीक है ना, सब करते हैं, राजनीति कर रहे हैं। पीडीए भी तो बनाना है ना, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। देखिए पिनाज जी, ये मुझे तो ऐसा लगता कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कांग्रेस में। जिस दिन खड़गे साहब 3 साल खाली रहा कांग्रेस के अध्यक्ष का पद, और जिस दिन वो बने और अपना प्रभार संभालते ही वो सनातन धर्म के खिलाफ बोले, तो फिर चुनाव के समय में चुनावी हिंदू बन के कांग्रेस के बड़े नेता मंदिरों में जाके या जो पवित्र जनेऊ पहन के जो करते हैं, वो क्या है? आरएसएस के अगर ये खिलाफ हैं तो कौन उनकी छवि को किस तरह पेश करता है, ये सब्जेक्टिव और डिबेटेबल है कि उस पर लंबी चर्चा हो, जब पता लगेगा कैसे हैं। लेकिन अगर आरएसएस के प्रमुख ये कह चुके हैं
कि इस देश को सनातन धर्म, इस देश को इस्लाम के लोगों के बगैर भी पूरा नहीं करा जा सकता। और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और जम्मू कश्मीर में पिनाक जी 600 किलोमीटर बाउंड्री पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा के पास जो गुजर मुसलमान गुजर बक्करवाल रहते हैं, वहां आरएसएस के इंद्रेश जी ने जो काम किया उनके लिए 370 हटने के बाद इसीलिए वहां खुशियां मनी। और जिनको इनको पता भी नहीं होगा दलित मुसलमान या आदिवासी मुसलमान कौन होते हैं, बीजेपी ने या एनडीए ने उनमें से उठा के गुलाम अली खटाना को एमपी बनाया है। और इन लोगों पे वो चीज झील नहीं रही है जो 3 तलाक में जो लेडीज एनडीए को वोट देती हैं, जो सारे मुस्लिम 24.5% हिस्सेदारी थी जब देश आजाद हुआ, वो घटते घटते 2014 तक 4% रह गई और वो 6.5% के करीब हो गई है 2026 में। तो कुछ का कुछ बोलते हैं, कंफ्यूजन में है ये। सनातन धर्म के खिलाफ बोले, आरएसएस के खिलाफ बोले, या अभी हिंदुओं की परिपाटी पे चले, ये कंफ्यूजन में है कहीं ना कहीं। इस वक्त मैं जोड़ना चाहूंगी चर्चा में। अवनीश जी, भाई कागज की बार बार बात होती है, रजिस्ट्रेशन की बात होती है, आरएसएस को दिक्कत कहां और क्यों है? जैसे तहसीन ने पूरी फहरिस्त बताई कि जो उसकी सब्सिडरी जो तमाम इकाइयां हैं वो रजिस्टर्ड हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। तो भाई ठीक है, आप इतने बड़े संस्थान हैं, जैसे कि तहसीन भी कह रहे थे कि अगर आप के लिए डाक टिकट जारी होता है, आपकी तारीफ होती है, आपके लिए बड़े बड़े भवन बनते हैं, आपकी इतनी ग्रोथ हो रही है, तो रजिस्टर्ड होने में क्या दिक्कत है? पिन्ना जी, पहले तो कुछ बातें जो फराज साहब ने उठाई जरा उनका भी जवाब दे दूंगा। इन्होंने एजी नूरानी से लेकर के जगत प्रकाश नड्डा तक की बात कर ली कि प्रमोद महाजन ने एजी नूरानी की किताब में कहीं कोट किया। तो आज के बाद आप ये मत कहना कि बीजेपी जो है वो नागपुर से चलती है। आपने कह दिया ना कि बीजेपी संघ को नहीं मानता, वो तो कहता है हमें जरूरत नहीं है। तो आज के बाद ये मत कहना कम से कम कि बीजेपी नागपुर से चलती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो संघ में नहीं गया ना, उसके लिए ये सब कुछ कहना बहुत आसान है। संघ में अगर साथ में लोग बैठते हैं ना, तो वहां पे एक सहभोज होता है, और सहभोज का मतलब पता होता है कि आप अपने घर से खाना लाएंगे, और एक नहीं 2 व्यक्तियों का लाएंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो घर से खाना ना ला सकें, जो वर्किंग हो, तो एक अपना और एक और का, उसमें कहीं पैसा नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी बैठक हो रही है, जो इतने बड़े बड़े भवन बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, वो सब भवन जो बन रहे हैं वो सब अकाउंटेड हैं। अच्छा। वो किसी न किसी संस्था, जैसे विद्यार्थी परिषद है या भारतीय, इसलिए मैं उसका जवाब नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि उसने शहजाद ने सारे उन संगठनों के नाम बोल दिए। ऐसे 57 प्रकल्प हैं, वो सब काम कर रहे हैं, उनका बाकायदा अकाउंटेड है, एक एक पैसा जो आता है उसका वो है। संघ सिर्फ गुरुदक्षिणा लेता है, गुरुदक्षिणा में सिर्फ और कुछ नहीं होता। कहीं भी किसी भी, आप भी अगर जाएंगी तो वहां पर बैठक होगी, आपसे 50 रुपए शुल्क ले लिया जाएगा, जो चाय और बिस्किट पे खर्चा आएगा उसका। तो किसी को मालूम नहीं है कि संघ के किसी हाथ में, किसी भी अधिकारी के हाथ में कोई पैसा होता ही नहीं है। पैसे का अकाउंट तो तब दें जब पैसा आएगा, जब पैसा किसी से लेंगे तब तो देंगे अकाउंट। वहां पर पैसा आता ही नहीं है तो अकाउंट किस बात का देंगे? तीसरी बात, जो जहां अब तक जो आपने बताया कि इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के बारे में फराज साहब ने कहा, अरे बाबा साहब अंबेडकर का जरा सुन लीजिए ना, जरा वो आप बताइए ना, पाकिस्तान वाली किताब में क्या लिखा उन्होंने, बताइए ना, जरूर बताइए। आप क्यों एक तरफा करते हैं? चौथी बात, फराज साहब हनुमान चालीसा चैलेंज करने के लिए नहीं है। क्या मैं चैलेंज करता हूं, क्या आप सुना के दिखाइए, यहां से वो करना चाहिए था। अब तक तो आप ये कहते रहे और अभी भी कहेंगे आगे भी कि भक्ति जो है वो तो मन की है, वो दिखावे के लिए नहीं होती। आज आप कह रहे हैं कि शहजाद भाई को दिखाना चाहिए था अपनी भक्ति। यहां पर क्या बात करते हैं आप फराज साहब? यहां चैलेंज कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मुझे वो सब याद नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो सरसंघ चालक जी ने कहा था कि आपका सवाल यह है कि अगर आपको रामचरितमानस पढ़ करके कोई अच्छी बात सुनती, यही आपकी भारतीयता है, यही तो चाहिए कि आप मौर्य साहब जो थे आपके, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो आपकी पार्टी में महासचिव बनाए हुए थे, जब उन्होंने रामचरितमानस को जलाने का और फाड़ने का उपक्रम किया था, ये उन जैसे लोगों के लिए नहीं है, आपके लिए ही है कि आप रामचरितमानस से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। रामचरितमानस में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास ने कितना बढ़िया लिखा था, गोस्वामी तुलसीदास के आदर्शों पर चलना चाहिए। यही तो हम कहते हैं कि इस देश के प्रत्येक भारतीय को, भाई आरएसएस से अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इतनी तवज्जो क्यों देनी है? अगर आरएसएस के काम से, उनकी कार्यशैली से कोई डर नहीं लगता है बतौर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो, हम तेलंगाना चले जाएं, कर्नाटक चले जाएं, कहीं भी अगर उनको लगता है कि भाई नहीं ठीक है, तो फिर उनको इतनी तवज्जो, इतनी, और आपने कहा सनातन के भी ठेकेदार नहीं है, तो इतनी तवज्जो, इतनी तरजीह क्यों देनी है?
क्यों बार बार उनका नाम लेना है, क्यों उनका मीना जिक्र जी करना है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये वो संगठन है जहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेके आदरणीय गृह मंत्री और मीडिया में आए कई मंत्रियों को बुलाया जाता है, उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगी जाती है, उनको मार्गदर्शन दिया जाता है, उनको बताया जाता है क्या करना है। ये वो संगठन है जिसमें प्रधानमंत्री जाकर खुद अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं, वहां से आए, वो आरएसएस के तो आपको संचालक दिक्कत थे, किस तो चीज वो से है? आरएसएस के कार्यकर्ता थे वहां से। ठीक है भाई, अगर उनके एफिलिएशन है लेकिन अच्छी, अगर उनका लेकिन झुकाव है, लेकिन अगर वो अगर मदद करते हैं तो मैं फिर इसका जवाब ठीक है। 10 सेकंड में हाँ। 10 सेकंड में। लेकिन अगर एक संगठन का इतना इन्फ्लुएंस है कि विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वहां जाकर अपना रिपोर्ट पिनाक कार्ड जी, देते काउंटर के लिए देना, प्लीज। और बाकी सरकार, भारत सरकार जाती देती है, तो फिर ये अच्छा, जरूरी अगर है संघ रजिस्टर्ड हो जाएगा तो संघ अच्छा हो जाएगा, फिर जी? कांग्रेस के लिए अछूत नहीं रहेगा, कांग्रेस को जो तमाम दिक्कतें हैं संघ से फिर वो सब दूर हो देखिए जाएंगी। आप देखिए इस पैनल पे सर प्लीज, अवस्थी सर प्लीज 10 सेकंड, अवस्थी सर 10 सेकंड, हाँ, एक सेकंड मुझे जी, एक सेकंड। हाँ। 10 सेकंड के लिए तहसीन, ये बात फराज साहब को सुनाओ जो कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि हमें आरएसएस से कोई लेना देना नहीं, कोई आरएसएस से हमारा संबंध नहीं, नहीं। नहीं, वो सुन रहे हैं, मैं उनके पास ही जाऊंगी अगला। उन्होंने- जी जी नहीं, तहसीन, उन्होंने ठीक है जो बात कही, तहसीन, उन्होंने अगर जो वो बात- उनकी मदद नहीं कर रहे, उनके लिए राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा कुछ नहीं कर रहे होंगे तो कांग्रेस को उनसे या किसी भी विपक्षी पार्टी को कोई दिक्कत क्यों होगी? नहीं, लेकिन अगर वो नहीं, लेकिन ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि भाई मैं जाते हैं जवाब दे मंत्री दूं, उनसे अगर सलाह पिनाक जी मशवरा मैं लेते जवाब हैं। दे- हाँ, पिना जी मैं जवाब दे दूं, जी हाँ, पर वो करते हैं। हमें बताया जाता है खुद इंडिया टीवी पे कि जो आरएसएस के कार्यकर्ता है वो बाहर आए, लोगों को बाहर निकाले ले गए, इसलिए भाजपा जीती। 2024 में उन्होंने काम नहीं किया, हरियाणा में काम किया, महाराष्ट्र में काम किया। सर सुन लीजिए, मेरी बात आने दीजिए, उसके बाद सर आप बोल दीजिए। तो अगर ये इतनी बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसके अंदर खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जाकर रिपोर्ट का देते हैं, जब उन्होंने सरदार पटेल को कहा था हम राजनीति में नहीं होंगे इन्वॉल्व, कहा था, उसके बावजूद आज कर रहे। सरदार पटेल को जो वादा दिया था वो तोड़ दिया, तो फिर हमारा कर्तव्य इतनी साल आपकी सरकार रही, एक्शन ले लेते सर, किसने रोका था? किसने रोका था भाई? सीधा सवाल यही आएगा ना। आज मोहन भागवत जी कह तो रहे हैं कि भाई इतने साल सरकार रही ना भाई, उस वक्त रजिस्ट्रेशन के लिए, उस वक्त तमाम चीजों के लिए आप दबाव बनाया जा सकता था, अगर इतने कानून पसंद और आपको इतना वादा खिलाफी की बात आ रही थी। 10 सेकंड पिनाक जी, मैं समझ गया। इतने साल कांग्रेस ने भी हुकूमत की ना, पूछते ना आप सवाल, तो इतने साल रहे ना आप, तो आप रहे इतने साल, तो उसका आप हिसाब दीजिए। उसमें क्या गलत पूछ रहे हैं हम तो चाहते हैं आप और सेवा कीजिए, मां भारती की आप और सेवा कीजिए, हमें भी मौका दीजिए आपके साथ काम करने का, पर हिसाब तो दीजिए सर। ठीक है, फराज किदवई जी। मुझे भी कुछ हाँ बिल्कुल तहसीन, देखिए, आपको पिनाक जी, देखिए मैं आरएसएस के बहुत लीडर्स के साथ डिबेट करता हूं। अवनीश जी और राकेश सिन्हा जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, वो हैं नहीं, फिर भी मैं उनका नाम ले रहा हूं क्योंकि आप लोग अच्छी तर्कों के साथ डिबेट करते हैं। अवनीश जी, अवस्थी जी, चैलेंज मैंने नहीं, चैलेंज शहजाद ने दिया, तो आप ये डिबेट को आप वो करिएगा। इन्होंने हाँ सुनिए, मेरी बात सुनिए सर मेरी बात सुनिए। जब मैंने हनुमान चालीसा के 4 लाइन्स पढ़ी, माफ करिएगा अगर कहीं मुझसे गलती हो गई होगी, तो शहजाद ने वहां पर पूरा हमको चैलेंज दिया कि आप इसको पूरा पढ़िए, पूरा आपको नहीं आता होगा। आगे बढ़ते सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे शहजाद भाई, फराज किदवई जी, मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात आप ये बता दीजिए, ठीक है, हनुमान जी का आशीर्वाद सब पर बना रहा है, उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं जरा, है ना। 1 मिनट में आ रही हूँ, जरा एक बात बता दीजिए, आप संकट में तो नहीं फंस गए हैं? संकट मोचक की शरण में गए हैं बड़े मंगल के दिन अखिलेश यादव जी, हमने देखा था उनका ट्वीट, लेकिन मैं पूछ रही हूँ संकट में तो नहीं फंस गए हैं? राहुल गांधी हैं, उनको भी वही 20% चाहिए। अखिलेश जी समझ चुके हैं, समझदार हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ है 20% से बात नहीं बनेगी अगर उत्तर प्रदेश में कुर्सी पर बैठना है तो। वो कह रहे हैं नहीं, सुन तो लीजिए, तो वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, अपने साथ 4 हिंदू जो हैं वो और लेकर आइए, है ना। आपको मैं बयान सुनवा भी दूंगी अगर आप कहेंगे तो। ऐसे में आपको पीडीए भी साधना है। कहीं राहुल गांधी आपकी पूरे फिलॉसफी को डिरेल तो नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस डिरेल तो नहीं कर रही है बार बार इस तरह से टारगेट करके, सनातन विरोधी अपने आप को दिखा के? हमारी फिलॉसफी को ना कोई डिरेल कर पाया है, ना करेगा। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में ये करके दिखा दिया, तो उसकी तो हमको कोई चिंता नहीं है। लेकिन अभी आपने भी कहा कि, और शहजाद ने भी कहा, मैं तो बोलता हूं कि संजय निषाद के वो बयान भी जरा से शहजाद भाई को याद दिला दिएगा और अवस्थी जी को। दिनेश शर्मा जी ने जो एंटी सनातनी बयान दिया था उसके बारे में बता दिएगा। नरेश अग्रवाल ने तो पूरा एक कविता पढ़ दी थी
वो किसकी पार्टी में, वो भी जरा से बता दीजिएगा। सावित्री बाई फुले जो इनकी पार्टी के बीजेपी के टिकट पर 2014 सबसे में खूबसूरत चुनाव बात है लड़ी प्रभु थी, सबकी उनका रक्षा बता करते हैं, लेकिन दीजिएगा। आजकल सनातन की रक्षा करने के लिए हर कोई उतारू हो रखा है। ठीक है, चलिए जी। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि डिबेट पूरा करने दिया आपने, पूरा नहीं करने दिया पिनाजी, पिनाजी। एक ऐसे बात तो बस फिर और मेरी कहना- बारी वक्त आएगी। पूरा हो जाएगा सर, सबको बारी बारी से लाना है ना, दिक्कत हो जाएगी। अब शहजाद का नंबर आने दीजिए ना जी। देखिए, कभी कोई ऐसी बात मत कीजिए जिससे कि आपका पोपट हो टीवी पे। आपने पहले बोला बड़ा हनुमान, बड़ा दिन है, हनुमान जी का दिन है, ये कोट करना चाहिए, इससे बड़ा शुरू करना मंगल। चाहिए। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको बहुत अच्छी बड़ा गया हनुमान नहीं, बड़ा दोहे मंगल। नहीं पता, और जब एक्सपोज हो गए तो अब रफू करने चले हो। दूसरी बात सुन लीजिए, मैं चैलेंज दे रहा हूँ फराज भाई, पर चैलेंज ये है, नरेश अग्रवाल आपकी पार्टी में थे तब उन्होंने ये कहा था, आपने निकाला नहीं था, छोड़ के आए, आपने फिर क्यों माफी ले- मांगी लात मार सार्वजनिक। के देखिए निकाला था। पिनाजी, मैं किसी एक के बीच सेकंड। में नहीं बोलता, ठीक है, सुन वो लीजिए, लगातार सुन इसलिए लीजिए डिस्टर्ब कर फराज रहे हैं क्योंकि किदवई अभी वो एक्सपोज हो चुके फराज हैं किदवई और वो जी, जरा हैंडल सुन नहीं कर लीजिए, पा सुन रहे। लीजिए। इमेच्योरिटी है उनकी, ठीक है। हैंडल कर सकते तो चुप रह के सुनते। आपने निकाला नहीं नरेश अग्रवाल को, नरेश अग्रवाल ने माफी मांगी, आपकी पार्टी उसने अपने आप से छोड़ी, फिर वो हमारे यहाँ है। और अगर आप इतने ही बड़े सनातनी हैं तो बताइए, शिवराज सिंह यादव हिंदू नहीं होते? आर.के. चौधरी, होलिका दहन से पॉल्यूशन होता है। अखिलेश यादव, लाइट क्यों, दिया क्यों जलाना है, लाइट लगा दो, क्रिश्चियन वाली झालर लगा दो। राम गोपाल यादव, राम मंदिर बेकार होता है। इस पे स्टैंड ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात पे मैं तहसीन की आना चाहता हूं। तहसीन पूनावाला बोल रहे हैं आरएसएस कंट्रोल करती है, वो बोल रहे हैं आरएसएस कंट्रोल नहीं करती। ये दोनों एक व्हाट्सएप ग्रुप जूम मीटिंग क्यों नहीं करके आते भाई? आपकी डिबेट से पहले एक मीटिंग करके आते तो एक लाइन लेते। अच्छा तहसीन, एक बताइए, ये रेवंत रेड्डी कहां से निकले? एबीवीपी, और एबीवीपी किसका है? अरे आपका सीएम भी हमारे यहां से निकला है, यही तो हमारी ताकत है। अच्छा तीसरी बात पे आता हूं, आखिरी बात है, तहसीन पूनावाला को आरएसएस से बड़ी समस्या है, हालांकि उसका कोई रोल नहीं है, फराज भाई ने कोट करके बताया एजी नूरानी की बुक से। पर एक एनएसी बनी थी, ना कोई रजिस्ट्रेशन ना कुछ, प्रधानमंत्री के फैसलों को ओवररूल करने वाली फाइलें उठा उठाकर प्रधानमंत्री की एनएसी जाती थी। वो एनएसी कौन चलाता था? एक कोई विदेशी रिलेशंस रखने वाले व्यक्ति से अच्छा तो भारत के संगठन है, मां भारती में पैदा हुए, मां भारती की सेवा करने वाले मच बेटर है। ठीक है, तहसीन जवाब देना चाह रहे हैं कुछ जी। आदरणीय सोनिया गांधी जी एनएसए की अध्यक्षता संभाल रही थी, उनको कैबिनेट दर्जा दिया गया था, टॉप लेवल क्लियरेंस, क्योंकि वो उस लेवल पर थी और उसको ऑफिशियली उसके कागज किए गए थे। अगर एक भी पेपर प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से बाहर गया है कहीं पर भी, मैं आपसे आग्रह करता हूं आप प्लीज प्रोसिक्यूट कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। और अगर पेपर बाहर गया तो आपका कर्तव्य है उसको प्रोसिक्यूट करना, देश को सुरक्षा। संजय बारू मेरे मुंह से कुछ और निकल जाता। कांग्रेस की बहुत ऐसी गलतियां हैं संजय बारू से लेके आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस की बहुत सारी गलतियां हैं, गलत लोगों को प्रमोट करना बड़ी साफगोई से कहते हैं, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि गलत पिच पे तो नहीं चल रही है ना कांग्रेस। लोग को मैं जानता हूँ, हाँ ठीक है, अपनी किताब बेचने को कुछ भी है क्या मुझे, लेकिन संजय बारू ने कहा था कि उसने उस किताब में वो नहीं लिखा था, फिल्म में था। मैं संजय बारू की किताब पढ़ा नहीं हूं, लेकिन ये संजय बारू ने मुझे बताया था। लिखा नहीं लिखा वो मैं उस पर छोड़ देता हूं, लेकिन संजय बारू, विनोद राय, ये सारी कांग्रेस की गलतियां थी और कांग्रेस इस गलतियों की वजह से सजा पा रही है। नो इफ नो बट। तो कब तक सजा पाएगी? गलतियों का कोर्स करेक्शन भी तो होता है। फराज किदवई जी, कहीं आप भी तो सजा नहीं पा रहे कांग्रेस के साथ होने की? एक सेकंड, पश्चिम बंगाल के बाद अखिलेश जी को समझ में आ गया कि खाली मुस्लिम वोट बैंक के साथ से काम नहीं बनने वाला है ना। वो हनुमान जी की शरण में भी आ रहे हैं, वो तमाम काम कर रहे हैं, है ना, भव्य शिव मंदिर भी बनवा रहे हैं। लेकिन यही मैं आपसे समझने की कोशिश कर रही हूं कि अगर दूसरी तरफ आपके सहयोगियों का एक स्टैंड रहेगा, एक रवैया रहेगा, जिससे आपकी छवि अलग तरह की जाती है, एक अलग नैरेटिव सेट होता है, तो आपको नुकसान तो नहीं हो जाएगा? पिनाक जी, अगर आपने 2024 के उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस को ठीक से एनालाइज किया होगा तो आपको ये पता लगा होगा कि सिर्फ मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिला, समाजवादी पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ द पीडीए वोट मिला है। ये आप अपनी रिसर्च टीम से बोलिएगा। बिल्कुल मिला है सर, बिल्कुल मिला है। वही तो कह रही हूँ कि डीरेल तो नहीं करवा देना राहुल गांधी, यही तो पूछ रही हूँ। तो अब नहीं, देखिए उत्तर भाई प्रदेश आप तो जावेद अली साहब कह रहे हैं कि भाई खाली मुस्लिम होने से काम नहीं चलेगा, हिंदू बड़ा कट्टर हो गया, उनको समझा के लाना पड़ेगा। एक मुसलमान का जहरीला हो गया है। फराज किदवई जी, आपका भी फर्ज बनता है, अपने 4 हिंदू दोस्तों को समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के हक में लेकर आइए, तभी उत्तर प्रदेश में कुछ हो पाएगा। मैडम, मैं तो 40,000 का टारगेट ली हूँ, आप तो खाली 4 पर वो कर रही है। मैं तो जावेद अली ने जो कहा टारगेट दिया, उन्होंने छोटे टारगेट रखा है ना। हाँ, तो मैं तो 40,000 के लिए, आप बड़े नेता हैं तो बड़ा आप
लेके आ सकते हैं टारगेट? अब लेकिन आपसे एक शिकायत है, आपने बहुत टोका मुझे पूरा ही नहीं करने दे रही है। बोलिए बोलिए, पूरा कीजिए। हाँ हमने तो मौका बहरहाल, दिया अच्छा दोहा सुनाने का, आप सुनिए कनाथ जी। एक मिनट सुन लीजिए। हमने तो मौका दिया। शहजाद भाई, आपकी पार्टी में, इनकी पार्टी में एक श्याम प्रकाश जी उत्तर प्रदेश की गोपामऊ विधानसभा सीट से एमएलए, जरा सर्च करिएगा। उन्होंने कहा है कि पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं मिलेगा, पत्थरों को पूजना छोड़ो, उनके आगे गिड़गिड़ाना बंद करो, क्योंकि वो कुछ किसी को नहीं दे सकते। ये इनके विधायक है बीजेपी के। उसको निकाला गया क्या? कोई शो कॉज नोटिस दी गई क्या? नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि इनको विधायक चाहिए, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। शहजाद भाई हंसिए ना, गूगल पे सर्च करिए, श्याम प्रकाश गोपामऊ से आपके विधायक है, जिन्होंने इतना बड़ा एंटी सनातनी बयान दिया है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। पिनाक जी, पता है क्यों नहीं चर्चा होगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उससे एम्बैरेसमेंट। राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले ठीक है। आज राम भक्ति पे ज्ञान दे रहे, इससे बड़ा परिवर्तन देश में नहीं देखा। और अभी स्टार्टिंग में आपने पूछा कि प्रोटेस्ट का ये नहीं कांग्रेस शहजाद, पार्टी आप का लोगों को भी कोई टारगेट मिला है क्या? नहीं, हमारा जावेद टारगेट, अली जी ने को तो उनकी पार्टी के देखिए मैं ने दे आपको दिया बताता उन्होंने। हूँ जावेद अली ने क्यों बोला, आप समझे नहीं। गहलोत का बयान आपने पूरा नहीं कोट किया। उन्होंने बोला बीजेपी पे इसलिए बैन लगाना है क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करती है, ये पूरा स्टेटमेंट। तो जावेद अली को लगा भाई कैप मतलब कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स, नॉट दैट कैप। वो कैप नहीं, कैप मेरी बड़ी है और इनमें कंपटीशन एम को लेकर ही है। अच्छा, M मतलब मूल कंपटीशन एम को लेकर ही है कि मेरे पास मेजॉरिटी आ जाए वो एम का। तो किस प्रकार से कोई यूसीसी का खिलाफत करता है, कोई बोलता है हम 3 तलाक होने देंगे, कोई बोलता है मुस्लिम पार्टी है हम, कोई बोलता है कि हिंदू जो है वो कट्टर है। इस प्रकार से एम फैक्टर के लिए लोगों की कुश्ती चल रही है। तहसीन और फराज एक्चुअली राइवल्स है। आज हम तीनों का तो काम ही नहीं है, अवनीजेश जी का, मलूक जी का और मेरा कोई काम नहीं है। ये दोनों एक ही, वो बोलते हैं ना, एक लैला अपना दो मजनू। वोट बैंक इंटैक्ट रखना है क्योंकि वोट बैंक कॉमन है। हाँ देखिए पिनाक जी, वोट को बैंक भारतीय जनता पार्टी समझो और माफ करिएगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट आप समझो, हमारे जो है वो सम्मानित मतदाता हैं और सम्मानित मतदाताओं को समाजवादी पार्टी कभी बैंक नहीं समझती। बैंक भारतीय जनता पार्टी समझती है। हाँ, समाजवादी पार्टी अपने सम्मानित मतदाताओं को अपने साथ लाना चाहती है। मलूक भाई 1977 में, अब आपका भी जवाब दे दूं क्योंकि आपने हमारे नेता का नाम लिया, 1977 में चौधरी चरण सिंह जी ने आरएसएस और हिंदू महासभा के बारे में कुछ बोला था। कहिए, मैं आपको बता दूं, किताब का नाम कोट कर दूंगा, लेकिन अब उसमें पिनाक जी बोलेंगे कि आप इतिहास में जा रहे हैं। छोड़िए, जो भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा चोरी कर गई, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक 1250 शिलाएं लगाई हैं राम मंदिर से। मैं वही इंतजार कर रही थी, इतनी देर तक आप राम का नाम ले रहे हैं, आरएसएस का नाम ले रहे हैं और ये मुद्दा नहीं उठाकर लेकर आए। डिबेट पूरी खत्म हो गई। आपको शहजाद को घेरने का अच्छा खासा मौका था, आप सबसे एंड में लेकर आए ये टॉपिक और अब मेरे पास वक्त खत्म हो गया। चलिए, ये अभी खबर आई है। अच्छा, नहीं खबर थोड़ी पुरानी है, सुबह भी आ गई थी। खैर, फराज साहब आपका, तहसीन आपका, अवधेश जी आपका, मलूक नागर जी आपका, शहजाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और